हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बेटा आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशांक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 247 स्कूल में। तो दोस्तों आज हम सभी लोग डिस्कशन करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री के बारे में। तो हमने अभी तक वेक्टर पढ़ चुके हैं और आज हम सभी लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि 3D ज्योमेट्री होती क्या है। आपको 11th में पास हुए काफ़ी दिन हो गया, थोड़ा सा आपको 11th का जो 3D ज्योमेट्री होता है मैं जल्दी आपको थोड़ा सा रिकैप कराता हूं बेटा। 3D ज्योमेट्री होती क्या है। बचपन से हम 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं। 3D ज्योमेट्री एकाएक हमारी ज़िंदगी में आती है और हमारे उसमें ज़िंदगी में खलल मचा देती है कि आखिरकार ये होता क्या है। ठीक है, तो हमारे अंदर भावनाएं उमड़ने लग जाती हैं कि भाई ये 3D ज्योमेट्री कहाँ से आ गई, अभी तक तो हम 2D पढ़ रहे थे। हमने तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला सब कुछ पढ़ डाला, लेकिन कहीं पे 3D तो नहीं बोला है ना। तो अब हम लोग बेटा 3D ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। आपने 3D का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास 11th में तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, बट ऑल्दो मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि आप कुछ चीज़ें स्किप कर रहे होंगे, तो मैं आपको जल्दी से बेटा मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो 3D ज्योमेट्री में जो हमारे क्लास 12th में टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि यहाँ पर देखो, उनको मैंने अपने अकॉर्डिंग सेग्रीगेट कर रखा है कि पहला लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ द 3D ज्योमेट्री होगा भैया, उसके बाद डीसीज और डीआरस होंगे, एक्सरसाइज 11.1 हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्पेस है हमारे सिलेबस में, एक्सरसाइज 11.2 है, प्लेन की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म में, ये सारी चीज़ें हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं दो प्लेन के बीच में और दो लाइन के बीच में, ये सारी चीज़ें हैं। को प्लेनर वेक्टर क्या होता है, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इतनी सारी चीज़ें भैया हमारे सिलेबस में हैं। 1 बाय 1 करके हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो एक बार को मैं जल्दी से आपको 3D ज्योमेट्री का रिकैप करा देता हूँ। बेसिकली ये क्या है, ये 3D है। ठीक है, जब आप मूवी वगैरह देखने जाते हो जैसे एवेंजर वगैरह, तो यार जो ये 3D होता है, 2D में क्या होता है कि आप एक प्लेन में बात कर रहे होते हो, 3D में क्या होता है यार, आप एक स्पेस में बात कर रहे होते हो। जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे आसपास देखो स्पेस है, मैं एक स्पेस में खड़ा हूँ, दैट्स इज नोन एज 3D। ठीक है, वैसे आप वेक्टर पढ़ चुके हो और ये जो 3D है वो एक वेक्टर का समझ लो कि एक पार्ट है ना। ये क्या है, देखो ये अर्थ मूव कर रही है, यही अर्थ 3D है। देखो अर्थ जैसे जैसे घूम रही है ना, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, इसको आप हर तरीके से एक स्पेस में देख सकते हो। तो ये भी यार क्या है भैया, 3D है। ये देखो ग्लोब घुमा रहे हो, देखो ग्लोब एकदम 3 स्पेस में घूम रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस में, है ना। इसकी ये एक प्लेन में नहीं घूम रहा है, ये एक स्पेस में घूम रहा है। तो ये भी क्या है यार, ये भी एक 3D है। आप इस घर को देख सकते हो, ये घर क्या है भैया, एक 3D में है। देखो यहाँ पर इसकी एक्स एक्सिस है, यहाँ ये मान, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है, और यार ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, इसकी वाई एक्सिस, और इसकी एक जेड एक्सिस भी है जो इसके अंदर है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी भैया, जेड एक्सिस। इसमें क्या है, 3 डायरेक्शन है। जैसे आप अपने कमरे का रूम देख सकते हो, आपका कोई भी कॉर्नर पकड़ो, उस कॉर्नर से कितनी लाइनें जा रही हैं, 3 लाइन। एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो, दूसरे वाले को जेड एक्सिस मान सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यार बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। मैं आपको 11th की 3D बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बस जल्दी सिर्फ और सिर्फ रिकैप दे रहा हूँ आपको। यार पहली बेसिक चीज ये है भैया 3D का कि 3D में एट द एक्स एक्सिस वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। जैसे आप 2D में पढ़ते हो ना, एट द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे x 0 होता है। सिमिलरली इन 3D में एट द एक्स एक्सिस वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, एट द वाई एक्सिस x और जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, एट द जेड एक्सिस x और y कोऑर्डिनेट 0 होता है। आई होप ये चीज़ आपको रिकॉल हुई होगी। दूसरी बेटा रिकॉल करने वाली चीज़ ये है कि इन द एक्स वाई प्लेन, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास कितने टाइप के प्लेन है। एक तो एक्स वाई प्लेन हो गया, दूसरा वाई जेड हो गया, तीसरा जेड एक्स प्लेन हो गया। ठीक है, हमारे पास 3 प्लेन हो गए। तो यार एक्स वाई प्लेन में हमेशा जेड 0 होता है। ठीक है, जो इसमें प्रेजेंट नहीं है वो 0 है। इन द वाई जेड प्लेन में एक्स देखो 0 है, इन जेड एक्स प्लेन में क्या 0 हो जाएगा, वाई 0 होगा। जिस प्लेन में जो कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स कि वो 0 है। आई होप बेटा ये चीज आप समझ पा रहे होगे। चलो अगला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यार जैसे हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जैसे आप वेक्टर में पढ़े हो सेम वही चीज यार 3D में भी है। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट भैया A1 A2 A3 है, ठीक है, ये वेक्टर का एक यार छोटा सा पार्ट बनता है 3D। अगर ये A2 और सॉरी B1 B2 B3 ले लेते हैं इसको, ठीक है, इसको हम भैया B1 B2 B3 ले लेते हैं। ये अगर B1 B2 B3 है,
ठीक है। तो यार इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है, बस जैसे आप स्ट्रेट लाइन में लिखते हो ना, बस सेम ऐसे ही इसमें भी लिख दोगे। d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ b1 माइनस a1 होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस a2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b3 माइनस a3 होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको याद आ रही होगी। यही बेटा जब हम वेक्टर में पढ़ते हैं, इसी चीज़ को हम वेक्टर के फॉर्म में लिख के उसका मॉड निकाल लेते हैं, तो यही आ जाता है। जब आप अगर इन्हीं कोऑर्डिनेट को वेक्टर में लिख के उसका मॉड निकाल लोगे तो आपके पास यही आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर दो पॉइंट के बीच का वेक्टर क्या हो जाएगा, b1 माइनस a1 आई कैप प्लस b2 माइनस a2 जे कैप प्लस b3 माइनस a3 के कैप, ठीक है। और जब यार इस वेक्टर का मॉड निकालोगे तो यही चीज़ आ जाएगी। तो भैया 3D और वेक्टर जो है एक दूसरे से को रिलेटेड है। आई होप समझ में आ रहा होगा। यार वेक्टर में भैया जैसे आप वेक्टर में सेक्शन फार्मूला पढ़ते हो, स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हो, यार सेम उसी तरीके का इस 3D में भी होता है। जैसे मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट a1 b1 c1 है, ठीक है, और यहाँ पर यार अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट a2, ठीक है, a2 b2 c2 है, ठीक है, कुछ इस टाइप का मैंने रैंडमली ले लिया यार कोई भी b कोऑर्डिनेट, और अगर कोई भी पॉइंट c है जो इनको m/n रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, बस c का कोऑर्डिनेट आप जैसे स्ट्रेट लाइन में लिखते हो सेम उसी तरीके से 3D में भी लिख दोगे, बस आपके सामने एक कोऑर्डिनेट और आ जाएगा। ये एक वेक्टर का स्पेशल पार्ट होता है 3D। आप वेक्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, आप उनको 3D की हेल्प से कर सकते हो, या सॉरी वेक्टर का एक पार्ट होता है 3D। आप 3D के जितने सारे क्वेश्चंस हैं आप उनको वेक्टर के फॉर्म में कर सकते हो। आप 3D समझ लो कि 3D एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशन तक ही सीमित रखती है, और वेक्टर की बात हम n डायमेंशन तक करते हैं। जब हम n डायमेंशन में जाते हैं तो सारा का सारा कैलकुलेशन भैया हमारा वेक्टर के फॉर्म में होता है। वहाँ पर हमारा 3D कहाँ तक रहता है, 3D सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशन तक ही सीमित होता है। जैसे 2D कहाँ तक सीमित है, 2 डायमेंशन तक। अगर आप 2D के सारे सवालों को वेक्टर से कर लो जाओ, आपका सवाल चुटकी में बन जाएगा। तो यार वेक्टर एक ऐसी चीज़ है ना जिसको हम n डायमेंशन में बात करते हैं, समझ रहे हो। तो 3D तो उसका एक बच्चा है। तो आई होप बेटा इस सेक्शन फार्मूला, ये इंटरनल डिवीजन का फार्मूला है, ठीक है, इंटरनल डिवीजन का। यार सिमिलरली एक्सटर्नल डिवीजन का भी ये वाला फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत दिनों से बेटा ये सारी चीज़ें कई बार बता चुका हूँ। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पर माइनस लग जाता है और एक कोऑर्डिनेट ये भी आ जाएगा जैसे उसमें आता है, ठीक है। उसके बाद यार देखो मिड पॉइंट का फार्मूला, जैसे स्ट्रेट लाइन में वैसे इसमें भी अगर ये ए बी है और कोई पॉइंट सी इसके बीच में है तो सी का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली x1 प्लस x2/2, y का y1 प्लस y2/2, z का z1 प्लस z2/2 लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो यार ये भी रिकॉल हो गया आपका। और ये वाला अगर मान लो कोई अपने पास 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है, यहाँ पर x1 x2 x3 और यहाँ पर यहाँ पर अगर हमारे पास x1 y1 z1 है ना, और यहाँ पर अगर हमारे पास x2 y2 z2 है, ऐसे करके। और अगर ये कोई पॉइंट इसके बीच में है यार सी पॉइंट जो इन दोनों को k/1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसको डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हो इस वाले फार्मूले से। और वैसे ये याद करने का बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी का, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दिया है। अदरवाइज इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनल डिवीजन जानते हो तो डायरेक्टली लिख सकते हो k इंटू x2 प्लस x1/1 प्लस k, ठीक है। दिस इज जस्ट ए स्पेशल केस जिसमें k/1 का रेशियो होगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इस फॉर्मूले का यूज जनरली हम उस जगह पे करते हैं बेटा जहाँ पर आपको रेशियो निकालने के लिए पूछा जाता है। कई सारे क्वेश्चन में ये आपको 3 के तीनों कोऑर्डिनेट आपको दे देते हैं, ये वाला भी और सी भी दे देते हैं ये वाला, और पूछते हैं कि हमें ये बताओ कि ये जो सी कोऑर्डिनेट है ए और बी को किस रेशियो में बांटता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम इसको मान लेते हैं ये बांटता है k/1 रेशियो में, और जहाँ पर k की वैल्यू होती है m/n, ठीक है। मैंने आपको वेक्टर में बहुत ही डिटेल में इस चीज़ को पढ़ा रखा है, और 11th में भी बेटा मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। अब आ जाते हैं हम यहाँ से, देखो हमारा 12th का सिलेबस रेडी हो जाता है। यहाँ से पहला चीज है बेटा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन, ठीक है। आप इसको ठीक उसी तरीके से रिलेट कर सकते हो जैसे आप स्ट्रेट लाइन में क्या करते हो, स्लोप पढ़ते हो। हर एक लाइन का अपना एक स्लोप होता है, हर एक लाइन का अपना एक स्लोप होता है, हर एक लाइन की अपनी एक डायरेक्शन होती है कि नहीं। और क्या पढ़ते हो, 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल कब होंगी, 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगी, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, है कि नहीं। यार सेम उन्हीं चीज़ों का कैलकुलेशन हम 3D ज्योमेट्री में भी करते हैं।
जैसे मान लो अगर मैं इस चीज़ को मैं बोलूं कि ये लाइन है, वैसे तो ये लाइन नहीं है लेकिन मैं मान ले रहा हूं कि ये एक लाइन है। ये लाइन कहाँ पर है यार? एक स्पेस में है। अगर यही लाइन एक प्लेन में होती, ऐसे यही लाइन अगर एक प्लेन में होती तो इसमें हम स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट अप्लाई करके आराम से y = mx + c या जो भी तरीका हम जानते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बेटा यही लाइन स्पेस में है और तुम्हें इस स्पेस में कोई कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 z1 और इधर का भी कोई कोऑर्डिनेट पता है x2 y2 z2, क्योंकि ये स्पेस में है, इसका कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट भी होगा, कुछ ना कुछ y कोऑर्डिनेट भी होगा, कुछ ना कुछ z कोऑर्डिनेट भी होगा। इस वाले पॉइंट का भी कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ ना कुछ y होगा, कुछ ना कुछ z कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो यार ये पेन एक स्पेस में है। अगर मैं इसको कहूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन बताओ। ऐसा तो नहीं है कि ये एक प्लेन में नहीं है तो इसका इक्वेशन नहीं होगा भाई, इक्वेशन कुछ ना कुछ तो यार होगा। तो बेटा अब हम इन्हीं सब चीज़ों को इस 3D ज्योमेट्री क्लास 12th के सिलेबस में जो है, हम एक लाइन के बारे में, एक प्लेन के बारे में, ये सारी चीज़ों की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा प्लेन क्या होता है? जैसे मान लो आपकी बुक है ना, सबसे मेन एग्जाम्पल, सबसे छोटा एग्जाम्पल, आपकी कॉपी होती है, कॉपी इतनी मोटी मान लो है, उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, वो क्या है यार? वो एक प्लेन है। ठीक है, क्या है वो? एक प्लेन है। वो कॉपी भैया 2D नहीं है, कॉपी 2D नहीं है, कॉपी 3D होती है अगर वो मोटी है तो। ठीक है, तो यार अगर हमें उस कॉपी का इक्वेशन निकालना हो, तुम्हें कॉपी के पॉइंट्स कुछ पता हो और तुम्हें ये बताना है कि इस कॉपी का जो प्लेन है उसका इक्वेशन क्या होगा, तुम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये प्लेन निकालना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D निकालना, ये हमारे जनरल लाइफ के लिए भी आप बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लो ये वाली वॉल रही, ठीक है, ये वाली दीवार जो इधर लगी है यार, ये एक 3D दीवार है कि नहीं? अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम इसका इक्वेशन बताओ, आप बता दोगे? यार आराम से बता सकते हो, बस भैया मुझे तुम इसके तीन पॉइंट्स दे दो, हम आपको उसका इक्वेशन निकाल के रख देंगे आपके सामने। और अगर आप किसी भी चीज़ का बेटा इक्वेशन निकालना जान गए तो आप उस चीज़ के बारे में समझ लो, आप सब कुछ निकाल सकते हो। एक इक्वेशन होती क्या है? एक इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक कर्व होता है जिसमें उस चीज़ की सारी प्रॉपर्टी निहित होती है। आप अगर किसी भी चीज़ का इक्वेशन समझ गए ना, तो आप समझ लो कि उसके बारे में आप हर एक चीज़ की स्टडी कर सकते हो। तो बेटा इसीलिए हमें 3D ज्योमेट्री में किसी भी लाइन के बारे में, किसी भी प्लेन के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक हो सकता है, बहुत आवश्यक हो जाता है। समझ रहे हो यार? जैसे आप 2D में पढ़ते हो, जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, अगर मैं एक लाइन खींच दूँ एक 2D ज्योमेट्री में, और आप क्या बोल देते हो, इस लाइन का स्लोप होता है m = tan थीटा, है कि नहीं? स्लोप क्या होता है? स्लोप ढलाव होता है कि नहीं? कि कोई भी चीज़ वो अपने बेस से कितना एंगल बना रही है, वही उसका स्लोप हो जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कह देते हैं कि एक्स एक्सिस से ये लाइन जितना थीटा बना रही है, यही इसका स्लोप हो जाता है। तो यार अगर कोई लाइन 3D में है, क्या उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा? उसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे? नहीं होगा उसका डायरेक्शन। यार भैया ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी चीज़ 3D में होगा, उसका भी यार डायरेक्शन होगा। तो उसको बताने का कुछ ना कुछ तो टूल्स होना चाहिए कि नहीं? तो यार 3D में उसी को बताने का टूल होता है भैया डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। समझ में आया? तो यार आप डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को, जो चीज़ 2D ज्योमेट्री में स्लोप का काम करती है, सेम वही काम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में समझ लो आप क्या करता है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो करता है। आई होप इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है यार, इतनी बात है। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब इसमें देखो कॉस लगा है कि नहीं? मतलब कुछ ना कुछ कॉस वाली चीज होगी। डायरेक्शन रेशियो, ये कुछ ना कुछ रेशियो वाली बात होगी। इतनी बात थोड़ा सा दिमाग में रखना, आगे कैसे क्या होगा आगे तो मैं समझा ही दूंगा आपको। तो यार यहाँ पर आप एक बार नोट्स को पढ़ो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने तो आपको बहुत कुछ समझा दिया है, फिर भी जस्ट 1 सेकंड लगेगा, बस आप इसको पढ़ लो। इफ ए डायरेक्टेड लाइन L, कोई भी लाइन L है बेटा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये ओरिजिन से पास हो रही है, मेकिंग एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, कोई एक लाइन है L जो कि अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, बीटा एंगल बना रही है बेटा वाई एक्सिस से, और जेड एक्सिस से वो गामा डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, कॉल्ड डायरेक्शन एंगल, इन्हें क्या कह देते हो यार? डायरेक्शन कह देते हो। देन कोसाइन ऑफ दीज एंगल नेमली
कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन्हें ही हम क्या बोल देते हैं भैया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द डायरेक्टेड लाइन एल। ठीक है, इफ वी रिवर्स द डायरेक्टेड लाइन एल then the direction of angles are replaced by their supplements, मतलब पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, thus the sign of the direction cosine are reverse। अब मैं आपको ये पूरी कहानी समझाता हूं कि इस कहानी में आखिरकार लिखा क्या है। ठीक है यार, इस कहानी को ना मैं तुम्हें कुछ अच्छी तरीके से समझाता हूं। देखो, आप जिस कमरे में बेटा पढ़ाई कर रहे हो उस कमरे का कोई कॉर्नर उठा लो। ठीक है, अब थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा इमेजिन करो, क्योंकि 3D ज्योमेट्री पूरी की पूरी बच्चा इमेजिनेशन पे ही चलेगी। ठीक है, तो यार अब अपने आप को ना थोड़ा सा इमेजिन करो। इमेजिन कैसे करोगे? मैं ना तुम्हें देखो, मैं तुम्हें कैसे यार इसको इमेजिन करवाऊं, मैं सोच रहा हूं ना कि कुछ ना कुछ अच्छी तरीके से मैं तुम्हें इमेजिन करवाऊं। ठीक है, चलो मैं ऐसे ही करवाता हूं। देखो, हाँ ये रहा, देखो तुम्हारे रूम का कॉर्नर, एक कॉर्नर पे फोकस करो और थोड़ा सा ये इमेजिन करो कि उस कॉर्नर पे ना तुमने एक डंडा ऐसे खड़ा कर दिया। उस कॉर्नर पे तुमने एक डंडा ऐसे खड़ा कर रखा है। ठीक है, एक डंडा खड़ा रखा है यार। ये जो डंडा है ना, अब ये जो तुम्हारा कॉर्नर है, देखो 3 एक्सिस बन रही है इसमें, एक ऊपर की तरफ, एक दो नीचे बनी हुई है, दो नीचे एक प्लेन में बनी हुई है, एक ऊपर की तरफ बनी हुई है। ठीक है, तो यार ऊपर वाली एक्सिस को अगर मैं जेड एक्सिस बोल दूं और नीचे वाले में एक को मैं एक्स एक्सिस और एक को मैं अगर वाई एक्सिस बोल दूं। ठीक है, अब इमेजिन करो कि ये डंडा उस कॉर्नर से लग के खड़ा हुआ है। ये जो डंडा है ये उस कॉर्नर से लग के खड़ा हुआ है। अब इमेजिन करो कि ये डंडा जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से भैया ये अल्फा एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस से ये बीटा एंगल बना रहा है। ये चीज तुम्हें इमेजिन करनी है। एक बार और सुनो, तुम्हें और ज्यादा इमेजिनेशन आएगी। ये मैं एक डंडा मान रहा हूं, मेरे पास यहां पर स्टूडियो में कोई डंडा नहीं है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा कैमरा में वैसे करके दिखाता बेटा। बस तुम अज्यूम करो, आई होप आपको पक्का इमेजिनेशन हो जाएगा बच्चा, पक्का इमेजिनेशन हो जाएगा। अपने आंखों के आगे एक डंडा, पहले तो रूम का कॉर्नर इमेजिन करो, उसमें रूम का नीचे कॉर्नर से देखो 2 लाइन ऐसे गई हुई हैं, एक ऊपर की तरफ गई हुई है। ऊपर वाली को जेड एक्सिस मान लो और नीचे वाली में एक को एक्स एक्सिस और एक को वाई एक्सिस इमेजिन करो। ठीक है, अब यार ये वाली लाइन है, एक लंबा सा लाइन इमेजिन करो। ये लाइन जेड एक्सिस से भैया गामा एंगल बना रही है, ये लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है और ये लाइन वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है। क्या इमेजिन हुआ? आई होप बेटा इमेजिन हुआ होगा। सेम वही सिचुएशन यहां पर ड्रॉ करी गई है। ठीक है, तो यार डिसीज भैया बस इतना सा हो जाएगा कि ये वाली लाइन देखो जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है, तो यार यही जो कॉस गामा हो जाएगा, क्योंकि कॉस गामा, तो कॉस के कारण ही इसका नाम कोसाइन रख देता है। कॉस गामा, कोसाइन गामा। कॉस अल्फा हो जाएगा किसके साथ में? एक्स एक्सिस के साथ में, एंगल कॉस अल्फा। ठीक है, इसीलिए यार इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉस अल्फा। और वाई के साथ में इसका एंगल जो है वो बीटा है, तो उसको मेजर करने का जो तरीका है उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉस बीटा। तो यार भैया यही जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होता है, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं बाबू? इन्हीं को हम बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब ये फिगर में देखो तुम्हारे पास ये एक लाइन है ना, ये तुम्हारे पास देखो एक लाइन है, ये वाली लाइन जिसको मैं मोटा कर रहा हूं। ठीक है, अब जैसे तुमने रूम में इमेजिनेशन किया था ना, बस सेम यार इसमें भी इमेजिनेशन करना। ये एक तुम्हारे पास लाइन है, स्पेस में ऐसे लाइन खड़ी है, ये अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, देखो अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से देखो बीटा एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस से यार भैया ये गामा का एंगल बना रही है। ठीक है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, इनको मेजर करने का ये जो कॉस अल्फा है और कॉस बीटा है, ठीक है, और यार ये जो कॉस गामा है, इन्हीं को हम बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इन्हीं का नाम हो जाता है भैया डिसीज, डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन मतलब ये कॉस, डायरेक्शन मतलब हम ये कॉस इसलिए ले लेते हैं, एक मेजर करने का तरीका है। जिन्होंने इसका खोज करी होगी उन्होंने कॉस के टर्म में कर दिया। ठीक है, आप tan के टर्म में कर दो तो आप कुछ और थ्योरम बना सकते हो। ठीक है, तो यार इसको डायरेक्शन कोसाइन क्यों कहते हैं समझ आया? डायरेक्शन मतलब कि ये जो अल्फा बीटा गामा ये सारी चीजें, ये क्या है? डायरेक्शन है ना यार। एंगल क्या होता है? एंगल तो डायरेक्शन ही तो होता है कि क्या कहते हो आप किस एंगल पर जा रहे हो, मतलब कि आप किस डायरेक्शन पर जा रहे हो, है कि नहीं? गाड़ी
गाड़ी किस एंगल पर मोड़ रहे हो, मतलब किस डायरेक्शन में मोड़ रहे हो। तो एंगल भी बेटा क्या होता है, डायरेक्शन मेजर करने का एक तरीका होता है। तो अब आप इसके रिलेट कर सकते हो कि डिसीज क्या होता है बाबू, डिसीज क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन वर्ड यहां पर क्यों है, क्योंकि एंगल की बात हो रही है, क्योंकि इसमें एंगल की बात हो रही है, और जहां पर एंगल की बात होती है वहां पर डायरेक्शन की बात होती है। और कोसाइन का नाम क्यों लिया, क्योंकि ये जो भी एंगल है ना, हम इनको कॉस के टर्म में मेजर कर रहे हैं, इसी वजह से इनका नाम क्या रख दिया है, डायरेक्शन कोसाइन। आई होप बेटा ये जो कहानी लिखी है आप इस कहानी को समझ पा रहे होगे। बताओ कोई दिक्कत अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर मैं ये वाला जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है, अगर मैं बेटा एक वेक्टर इसको मान लो कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये यहां से कोई एंगल अल्फा बना रहा है, तो यार इस वाली लाइन से ये वाला वेक्टर कितना बनाएगा भैया, पाई माइनस अल्फा बनाएगा कि नहीं, बताओ। इसके जस्ट पीछे वाला वेक्टर, इसके जस्ट पीछे वाली लाइन कितना एंगल बना रही है, इससे पाई माइनस अल्फा बना रही है, आराम से देख सकते हो। तो यार वही चीज देखो यहां पर लिखा है कि इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ एल, जैसे देखो इसमें एल इस डायरेक्शन में है ना, अभी इसी के जस्ट ऑपोजिट वाला अगर एल की डायरेक्शन निकालोगे तो यार ऑब्वियस सी बात है वो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा हो जाएगा। यही चीज देखो यहां पर लिखा है, इसके रिवर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा हो जाएगा। तो यार ऑब्वियस सी बात है, बताओ मुझे, पाई कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा क्या होता है भैया, माइनस कॉस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा क्या होता है, माइनस कॉस बीटा। और यार ऐसे ही कॉस ऑफ पाई माइनस गामा क्या हो जाएगा भैया, माइनस ऑफ कॉस गामा हो जाएगा। ये चीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इधर लाइन की डायरेक्शन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाले लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ कॉस अल्फा, माइनस ऑफ कॉस बीटा, माइनस ऑफ कॉस गामा हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, आई होप बेटा नहीं होगा, और ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक आपने डायरेक्शन कोसाइन समझ लिया होगा अच्छे से। अब डायरेक्शन रेशियो, बस मैं छोटा सा चीज मैं तुम्हें यहां पर बताना चाहता हूं, छोटा सा, बाकी मैं आपको आगे बताता हूं। मुझे एक बात बताओ कि अगर भैया मैं यहां पर लिख दूं 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, अब मैं इसी में ना 2 से मल्टीप्लाई और कर दूं, इसी में सारे नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये रेशियो बदल जाएगा, 4 6 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यार इसी नंबर में ना मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 20 30 और 40, इसी नंबर में मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या हो जाएगा, 2000 3000 है ना, और 4000, ठीक है। ये ऐसे करके तुम्हारा जितना मर्जी उतना नंबर लिख सकते हो कि नहीं, मुझे बताओ। ऐसे करके तुम इनफाइनाइटली मैनी रेशियोज लिख सकते हो। अगर तुम्हारे पास मान लो एक डायरेक्शन कोसाइन, अगर मैं इस चीज को ना डीसीज बोल दूं, है ना, इस चीज को अगर मैं डीसीज कह दूं कि ये डायरेक्शन कोसाइन है, और यार डीआर्स क्या होता है, डीआर्स भैया बस यही इतनी सी बात होती है छोटी सी, कि अगर तुम इसमें किसी पर्टिकुलर नंबर से सारों में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो रेशियो क्या हो जाएगा, डीआर्स हो जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है। ये चीज थोड़ा सा महसूस करो, डायरेक्शन रेशियो, यहां पर देखो एक टर्म लगा है कि रेशियो। रेशियो का मतलब यह है कि जब तुम इन सब का रेशियो देखोगे ना, तुम्हारे पास यही चीज आएगी। यार अब ये देखो 4 6 8 लिखा है, अभी तुम इसमें 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा। ये 20 30 40 लिखा है, 10 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा। 2000 3000 4000 लिखा है, इसमें 1000 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी लाइन का जो डीआर्स है वो यार इनफाइनाइटली में नहीं हो सकता। लिख लो, तुम्हारी जितनी मर्जी है उतना लिख लो। डीआर्स क्या होगा भैया, उस लाइन, किसी भी लाइन का डीआर्स क्या होगा, इनफाइनाइटली में नहीं होता है। तुम्हारा जितना मन उतना लिख लो। लेकिन डीसीज कितना होता है यार, डीसीज बस एक ही होता है। डीसीज तो हमारा असली प्यार होता है, और डीआर्स तुम्हारा जितना मन करे उतना लिख लो। बस सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर से तीनों में मल्टीप्लाई कर देना। और ये सारे नंबर की डायरेक्शन, मजे की बात ये है बाबू, मजे की बात ये है कि सारे नंबर की जो डायरेक्शन है ना वो सेम है। जो डायरेक्शन 2 3 4 की है, अब इसमें क्या किया है तुमने, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यार डायरेक्शन ये बदलेगी नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे स्ट्रेट लाइन में होता था ना,
स्लोप वाला कंसेप्ट, सेम वही चीज इसमें भी है। इसमें स्लोप की जगह पे हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से उस चीज का एंगल बताते हैं। स्ट्रेट लाइन में हम क्या कहते थे, tan थीटा स्लोप हो जाता था। तो यहाँ पर tan थीटा की बात नहीं होती, यहाँ पर डीसीज और डीआरस के अंदर बात होती है। यहाँ अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, हमेशा एक होगा, यूनिक होगा। और डायरेक्शन रेशियो भैया इनफाइनाइटली में नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है किसी भी लाइन का, किसी भी लाइन का बाबू डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अल्फा क्या होता है, अल्फा उस लाइन का एक्स एक्सिस से डायरेक्शन होता है अल्फा। बीटा क्या होता है, उस लाइन का वाई एक्सिस से डायरेक्शन बीटा होता है। गामा क्या होता है, उस लाइन का जेड एक्सिस से डायरेक्शन गामा होता है। आई होप बेटा ये चीज आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से विजुलाइज हो गई होगी। एक चीज मैंने इसमें और बताई है कि अगर कोई लाइन है और उसका डिसीज बेटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाली लाइन, इसके जस्ट ऑपोजिट वाली लाइन का डिसीज कितना हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें इस स्लाइड से, चलो इसमें आ जाओ। यहां पर देखो क्या लिखा है, पहले तो कहानी पढ़ लेते हैं क्योंकि कहानी के बाद तुम्हें समझाना थोड़ा सा, क्योंकि समझाना तो है ही, बस कहानी पढ़ लेते हैं अगर लिखी है मेहनत से तो। इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन, ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन, देन ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एल, B is equal to lambda times of M, C equal to lambda times of N, where N is lambda non-zero। ठीक है, अब समझो क्या कह रहा है, अब समझो। ठीक है, क्या बात कुछ ऐसी है बाबू कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ठीक है, अब यार यहां पर अगर मान लेता हूं मैं कोई लाइन है, यहां पर कोई लाइन है जो कि x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, y एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है और z एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यार इस लाइन का डीसीज क्या हो जाएगा, डीसीज, इस लाइन का डीसीज क्या हो जाएगा भैया, कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस बीटा और कॉस गामा हो जाएगा कि नहीं बताओ। इसका डीसीज क्या हो जाएगा यार, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो जाएगा। तो यार हम बार बार को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा नहीं लिखते, इसी को शॉर्टकट में हम क्या लिख देते हैं भैया, इसी को शॉर्टकट में लिख देते हैं L इक्वल्स टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, ठीक है, और N इज इक्वल्स टू कॉस गामा। इसी को यार जो डीसीज होते हैं इन्हीं को हम शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, L की जगह पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा की जगह पे M और कॉस गामा की जगह पे N लिख देते हैं। बताओ L M N तीन टर्म है, क्या इनका मतलब आपको समझ में आया है, क्या इनका मतलब आपको समझ में आया है बेटा कि L M N का मतलब क्या है, इतनी बात क्लियर है। L M N क्या होता है, बस सीधी सी बात है यार, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कहने का मतलब ये हो गया कि L M N ये क्या होते हैं बाबू, ये डीसीज होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। यही क्या होते हैं, L M N डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था, एक अच्छी बात बताई थी कि अगर तुम डायरेक्शन कोसाइन में किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से सब में तुम मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाता है, डीआरस आ जाता है। यहां पर देखो, नहीं तो तुम बोलोगे सर जी झूठ बोल रहे हो, यहां पर देखो मैंने क्या बोला था कि ये कोई डीसीज है, इसमें देखो पर्टिकुलर नंबर से तीनों में मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर से, तो हमारे पास क्या आ गया था, डीआरस आ गया था। और मैंने ये भी बोला था कि किसी भी लाइन का इनफाइनाइटली मैनी डीआरस हो सकता है ना। तो यार जो डीसीज है LMN हो गया, और अगर तुम्हें इसी लाइन का डीआरस अगर लिखना है तो डीआरस में कभी भी इक्वल नहीं लिखते, डीआरस को हमेशा प्रोपोर्शनल लिखते हैं। क्यों, क्योंकि यार प्रोपोर्शनल लिखने का मतलब ये होता है कि डीआरस कोई एक नहीं हो सकता, डीआरस तो इनफाइनाइटली में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यार अब अगर इसी में मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, इसके डीसीज क्या है, LMN है, और इसी में अगर एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, लैम्डा L लैम्डा M और लैम्डा N, ठीक है, यही क्या हो जाएगा भैया, इस लाइन का डीआरस हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इस लाइन का डीआरस हो जाएगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड बच्चा कि डीसीज तो आपके फिक्स होते हैं कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है, बट लेकिन आपका जो डीआरस है ना वो फिक्स नहीं होता। डीआरस का नाम ही डायरेक्शन रेशियो है यार, उसमें
मतलब रेशियो होता है। अगर किसी ने यहाँ पर लैम्डा मल्टीप्लाई किया, कोई यहाँ पर कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई कर सकता है। ऐसे करके हजारों लाखों करोड़ों इन्फिनेटली मैंने डी आर आप बना सकते हो। इसीलिए यहाँ पर ये रेशियो लगाते, इक्वल नहीं लगाते। इक्वल का मतलब होता है कि वो चीज एकदम उसी के बराबर है, मतलब डी सी इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, समझ रहे हो। और डी आर प्रोपोर्शनल है, ये 1 2 3 भी हो सकता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 6 8 भी हो सकता है, ऐसे करके, ठीक है, जैसा भी हो। तो बेटा आई होप आपको ये डीसीज और डीआरस का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीजें आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हो। तो डीसीज और डीआरस में बेटा आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यार ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ठीक है। लैम्डा अगर जीरो ही हो जाएगा तो यार ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए बेटा लैम्डा हमेशा क्या होना चाहिए कि जिस नंबर से तुम मल्टीप्लाई करो वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। वो नंबर हमेशा क्या होना चाहिए बाबू, नॉन जीरो होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ये, ठीक है। तो यार ये चीज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि डीआरस क्या होता है, डीसीज क्या होता है, ठीक है। यहां पर मैंने आपके सामने सारी बातें लिख के रख दी हैं। अगला देखो, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, ठीक है, कि किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखो हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ठीक है। तो उसके पहले बेटा हम पढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, ठीक है। यार इसमें कहानी बस इतनी सी है, देखो कि जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस बोल दूं, इसको वाई, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लेना यार, कोई इशू नहीं है। और इस पे मैं एक लाइन खींच रहा हूं, देखो ऐसे करके, यहां पर एक लाइन अगर मैं खींच रहा हूं, ठीक है। और यार इस लाइन के कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूं कि इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट हैं भैया, इस लाइन के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, ठीक है। इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1 है। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि x1 जो डिस्टेंस होगी वो x एक्सिस से होगी, y1 जो होगी y एक्सिस से होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर। और z1 कहां से होगी भैया, z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। बताओ ये चीज क्लियर है, z1 कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी भैया, z एक्सिस से होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और यार इस लाइन के जो डीआरस है ना, सॉरी, रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, ठीक है यार। और इसके जो डीसीज हैं, मान लो इसके डीसीज क्या है, एल एम एन है। इसके डीसीज क्या है भैया, एल है, एम है और एन है, ठीक है। इसके डीसीज क्या है, एल है और एम है और एन है। इतनी बात क्लियर है। तो यार इसको बताने के पहले मैं सबसे पहले आपको एक चीज और बता देता हूं बेटा। इसको बताने के पहले सबसे पहले एक बात और बता देता हूं कि अगर तुम्हारे सामने एक कोई लाइन है, ठीक है, जिसका ये वाला कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, और इस लाइन के जो डीसीज हैं वो l, m, n है, ठीक है। इस लाइन का डीसीज तुम्हें पता और एक कोऑर्डिनेट पता है, और तुम्हें अगर ये वाला कोऑर्डिनेट लिखना है तो इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो x1 प्लस एल आर, और ये लाइन की लेंथ अगर r है, x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, ठीक है, और z1 प्लस एन आर। ये चीज आप आराम से लिख सकते हो। जैसे आप स्ट्रेट लाइन में पैरामीट्रिक फॉर्म लिखते हो ना, कि आपको अगर स्लोप पता है और उस लाइन का लेंथ पता है तो आप आराम से x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा लिख देते हो। सिमिलरली यार 3D में आप x1 प्लस एल आर, एल क्या है, डीसीज होते हैं इसके, और x1, y1, z1 क्या है भैया, ये इनिशियल पॉइंट है, और r क्या है, इसकी लेंथ है। तो यार यहाँ पर देखो, अगर इसके डीसीज अगर आपको पता है, ठीक है, इसके डीसीज यार अगर आपको पता है तो यहां से देखो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, ओरिजिन हो जाएगा। तो यार यहां से x1 हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, x1 आप समझ पा रहे होगे, 0 प्लस एल आर, अगर मैं इसकी लेंथ r दे दूं, ये क्या हो जाएगा भैया, x1 इक्वल टू 0 प्लस एल आर, और y1 क्या हो जाएगा भैया, एम आर, और z1 क्या हो जाएगा यार, एन आर हो जाएगा। पहली चीज तो आप ये चीज समझ पा रहे होगे कि x1, y1, z1 क्या हो जाएगा, एल आर, एम आर, एन आर हो जाएगा। बताओ इतनी बात एकदम पक्की है, ठीक है। तो यार अब एक चीज और आपको बतानी है कि अगर किसी भी लाइन का आपको डीसीज मालूम है, ठीक है, किसी भी लाइन का अगर आपको डीसीज मालूम है, डीसीज अगर किसी भी लाइन के भैया एल, एम, एन है,
अगर किसी भी लाइन का आपको डिसीज पता है कि वो एल एम एन है तो इसका आप डी आर्स डायरेक्टली लिख सकते हो। डी आर्स आप इसका डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे लिखोगे देखो, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास डीसीज आपको एल एम एन पता है तो आप डी आर से डायरेक्टली लिख सकते हो भैया एल अपॉन अंडर रूट ऑफ ये तीनों का स्क्वायर, एम अपॉन अंडर रूट ऑफ ये तीनों का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आप यार ये डीसीज से आप डी आर से डायरेक्टली लिख सकते हो। बताओ ये चीज़ क्या आपको क्लियर है? बेटा हम इसके डेरिवेशन के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि वो एकदम ही इररिलेवेंट है। ठीक है, डेरिवेशन का कोई काम नहीं लगने वाला है आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप 3D ज्योमेट्री का कोई एक इंपॉर्टेंट चीज़ पूछोगे अभी तक, वो बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। मैंने आपको यहाँ पर 3 चीज़ें बताई है कि अगर आपको एक लाइन का इनिशियल पॉइंट पता है और उसका डिसीज पता है और अगर उसकी लेंथ पता है तो आप उसका फाइनल कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर आपके पास डीसीज एल एम एन पता है तो आप उसका डी आर्स कैसे लिखते हो, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एम अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यार ये नीचे वाली चीज़ सब में सेम ही होती है और ऊपर ये एल एम एन हो जाता है, एक उसका रेशियो हो जाता है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो डीसीज अगर आपको कहीं पर भी गिवन है और आपको डी आर्स निकालना है तो आप इससे डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला देखो क्या लिखा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। ठीक है, यार बेसिकली कहने का मतलब इसका ये है कि अगर मान लो हमारे पास 2 पॉइंट है, हमारे पास भैया 2 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है x1, y1, z1। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है यार x2, y2, z2। हमारे पास ये 2 पॉइंट है। तो अगर तुम्हें इसका डी आर्स लिखना है ना, अगर तुम्हें इसका डी आर्स लिखना है तो इसका डी आर्स यार डायरेक्टली ये हो जाता है। देखो इसका डी आर्स क्या हो जाता है डायरेक्टली, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 हो जाता है। इसका डी आर्स क्या हो जाएगा भैया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 हो जाता है। ठीक है, यार यहाँ पर एक चीज़ मुझे करेक्शन करना है, यहाँ पर भैया एक चीज़ मुझे करेक्शन करना है। ठीक है यार, अगर आपको ये चीज़ मैंने आपको उल्टी बोल दी है। अगर आपको डी आर्स अगर गिवन है ना कोई नंबर, आप उसका डीसीज आप ऐसे लिखते हो तो थोड़ा सा यार इसे सही कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको उल्टा बोल दिया बाबू। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी यार। ठीक है, बहुत बहुत सॉरी इसके लिए आपको। यार इस चीज़ को थोड़ा सा आप सुधार लेना। यहाँ पर अगर आपको डी आर्स अगर आपके सामने गिवन है और आपको डीसीज लिखना है तो इस काम को हम करते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास ना डी आर्स अगर हमें पता है, ठीक है यार, सॉरी फॉर दैट, अगर हमारे सामने देखो डी आर्स अगर हमें पता है और उससे हमें डीसीज लिखना है, ठीक है, तो यार हम इस काम को करते हैं भैया। ठीक है, ये लो डी आर्स अगर हमें पता है क्या है, ए बी सी अगर हमारे पास डी आर्स है यार और इसका अगर हमें डीसीज लिखना है, डीसीज, ठीक है, तो डीसीज हो जाता है भैया ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाता है यार आपका डीसीज, और अगर आपके पास डी आर्स पता है तो। ठीक है भाई, सॉरी फॉर दैट, गलती हो जाती है भैया इंसान से ही। ठीक है, तो यार आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपके पास बेटा डी आर्स पता है आप उनसे डीसीज कैसे निकालते हो। जो भी आपके डी आर्स के ये कोफिशिएंट हैं बस उनको ऊपर लिख दो और अपॉन नीचे सारा का सारा स्क्वायरिंग करके लिख दोगे तो आपके पास डीसीज आ जाएगा। ठीक है, तो यार अब इसमें आ जाते हैं। देखो 2 पॉइंट के बीच का जो हम डी आर्स लिखते हैं बाबू, बस सीधा सीधा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 लिख देते हैं। यही 2 पॉइंट के बीच का क्या हो जाता है, डी आर्स हो जाता है। अच्छा, अब अगर इसी का डीसीज लिखना है तो यार मैंने अभी आपको डीसीज लिखना बताया है कि अगर मैं इस चीज़ को कुछ मान लेता हूँ, ठीक यार, ऐसे ही लिख देता हूँ। अगर यार ये x2 माइनस x1 है अपॉन क्या हो जाएगा भैया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इस लाइन का डीसीज, अब z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
यार ऐसे ही आप y2 माइनस y1 भी करोगे, नीचे ऐसे ही आएगा, और z2 माइनस z1 का भी ऐसे ही नीचे आएगा। ठीक है, ये कैसे किया? क्योंकि यार हमने अभी देखो ये पिछली स्लाइड में ही सीखा था ये चीज कि अगर हमारे सामने DRs पता होते, DCs में क्या करते, ये ऊपर वाला सारा नंबर लिख के नीचे क्या करते हो, इन्हीं के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो यार बस सेम वही काम इसमें भी किया है। और दो पॉइंट के बीच का DRs कैसे करते हो, टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो ये क्या चीज आ जाती है, DRs आ जाती है। भैया ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको ये पूरी की पूरी 3D में परेशान करने वाली है अगर आप इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझोगे। अगर आप इस चीज़ को यार अच्छे से नहीं समझोगे तो ये आपको पूरा का पूरा 3D में परेशान करने वाला है यार। ठीक है, तो यार इस चीज़ को ना, इसको कट करते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे कहाँ गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ बेटा आपको समझ आ गई होगी। चलो अगला आ जाओ। हाँ, अब एग्जाम्पल आ गया, देखो। If a line makes angle 90 degree, 60 degree, 30 degree with the positive direction of x, y, z axis especially, find the direction cosine। यार बहुत इजी है, देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बताओ। डायरेक्शन कोसाइन L इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, M इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है यार, ये सारी वैल्यू जो आप निकाल लेना, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा भैया, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो यार यहाँ से cos 90 डिग्री 0 आ जाएगा, cos 60 डिग्री हाफ आ जाएगा, और cos 30 डिग्री √3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यार यहाँ से ये चीज़ क्या आ गई भैया, यहाँ से ये चीज़ क्या आ गई, यही चीज़ आपका क्या आ गया, DCs आ गया। ये चीज़ क्या आ गया आपका, DCs आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ अ लाइन है डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पर देखो आपके सामने DRs पता है भैया, DRs क्या है, 2, -1, -2, डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। यार मैंने आपको पहले बता रखा है भैया कि अगर आपको DRs पता है और आपको DCs निकालना है, क्या करते हो, ये ऊपर वाला अपॉन अंडर रूट ऑफ इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर दो। 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, -2 स्क्वायर 4। ठीक है, तो यार ये कितना आ जाएगा, 8 1 9 3 आ जाएगा अल्टीमेटली, और ये -1/3 और ये -2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यार ये इसको अगर अच्छे से लिख लोगे तो ये 2/3 -1/3 और माइनस का 2/3 आ जाएगा। तो ये चीज़ यार आपके पास भैया DRs आ गई। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान चीज़ है कि अगर आपको DRs पता है और DCs निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चले, इस क्वेश्चन में आ जाओ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। यार अभी जस्ट आपको बताया है कि अगर आपके सामने 2 पॉइंट है, मान लो A है, A कितना है भैया, -2 4 -5, और B है यार हमारे सामने 1 2 3। ठीक है, तो सबसे अगर इनका DCs निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करोगे, तुम DRs लिखोगे। सबसे पहला काम तुम DRs लिखोगे, और DRs होता है भैया टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। 1 -2 3 आ जाएगा, 2 -4 -2 आ जाएगा, 3 -5 प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गए यार DRs। और अगर तुम्हें भैया DCs निकालना है, DCs क्या होता है, 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ इन सब का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, और 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर बताओ यार, 8 स्क्वायर कितना होता है, 64 है ना, 8 स्क्वायर 64 होता है यार। सिमिलरली ऐसे ही -2 अपॉन भी यही आ जाएगा, और 8 अपॉन भी अंडर रूट का यही आ जाएगा। ठीक है, तो यार इसे कैलकुलेट कर लेना, ये जितना भी आता हो भैया ये वही आ जाएगा। ठीक है, 64 + 4 68, और 68 प्लस जो भी आता हो यार वही आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा आपका DCs। 2 पॉइंट से जब भी निकालना है बस मेक श्योर दैट सबसे पहला काम आप DRs लिखें, उसके बाद वहां से DCs निकालें। और DCs क्या होता है, A अपॉन अंडर रूट ऑफ इन तीनों का स्क्वायर, B अपॉन अंडर रूट ऑफ तीनों का स्क्वायर, और C अपॉन अंडर रूट ऑफ तीनों का स्क्वायर। अगला चीज देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द x y z एक्सिस। ये तो सबसे बेसिक चीज है यार, x y z एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है ना, अब सोच के देखो कि अगर कोई भी पॉइंट यार x एक्सिस पर है ना, एनी पॉइंट एट द x एक्सिस। ठीक है, सोच के देखो कि कोई पॉइंट x एक्सिस पर है ना, एनी पॉइंट एट द x एक्सिस। यार अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर ही होगा भैया, ये अगर मान लो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लूँ x y z। ठीक है यार, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता ही होगा कि सारे के सारे एंगल एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब कोई भी पॉइंट अगर सोचो कि x एक्सिस पर ही हो, x एक्सिस पर ही,
तो यार ऑब्वियस सी बात है कि उसका y डायरेक्शन से एंगल और z डायरेक्शन से एंगल क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, है ना। सिर्फ तुम्हारे पास क्या बचेगा, x वाला ही एंगल बचेगा, ठीक है, x वाला ही एंगल बचेगा। तो उसके drs क्या हो जाएंगे भैया, उसके drs हो जाएंगे 1, 0, 0। किसके drs, अगर कोई भी पॉइंट एट द x एक्सिस पर है तो उसके drs क्या हो जाएंगे भैया, उसके drs क्या हो जाएंगे 1, 0, 0। और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर है यार, है ना, तो उसके drs क्या हो जाएंगे, drs क्या हो जाएंगे 0, 1, 0। और कोई भी पॉइंट अगर z एक्सिस पर है यार तो उसके drs क्या हो जाएंगे भैया 0, 0, 1। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी कि जब पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसका x वाला 0 हो जाएगा cos 90 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री 1, और z से भी एंगल 90 डिग्री होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। और जब z पर होगा तो x से 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो x से 0 हो जाएगा, y से 0 हो जाएगा, z से 0 डिग्री बनाएगा तो 1 आ जाएगा। यार यहाँ से आपके पास भैया drs आ गया। अब यार dc's आप आराम से निकाल सकते हो, जैसे भी हम dc's निकालते हैं, ठीक है, dc's तो यार आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यार यहाँ से हमने ये सारी चीजें जो भी हमारी एक्सरसाइज, ये भी एक सवाल, शो दैट द पॉइंट दिस वन आर कोलिनियर। यार ये इसमें देखो drs की हेल्प से तुम कोलिनियर कैसे प्रूव करोगे, a इज 2, 3, -4 है, और b कोऑर्डिनेट है भैया 1, -2, 3 है, और यार ये c कोऑर्डिनेट है 3, 8, -11 है। ये चीज है, ये चीज है यार। जैसे तुम वेक्टर में क्या करते थे, वेक्टर में क्या करते थे बताओ, इनको तुम वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हो, है ना। उसके बाद क्या करते हो, इस ये वाला पोजीशन वेक्टर अगर इस वाले पोजीशन वेक्टर के लैम्डा टाइम में है, मतलब दो वेक्टर कोलिनियर हो जाते हैं। सेम वही काम यार इसमें भी करना है, बस drs में कर लो। सेम वही काम क्या करना है, drs में कर लो। ab का drs लिखो, ठीक है, ab का drs लिखो, जो आ जाए वही यार bc का भी drs होना चाहिए। वही भैया AB का drs जो होगा, ठीक है, वही drs बाबू BC का भी होना चाहिए, ठीक है। तो यार AB का drs कितना हो जाएगा बताओ, 1 - 2 कितना आ जाएगा, 1 - 2 -1, और इसका कितना आ जाएगा -2 -3, माइनस का 5, और 3 - 4 7 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आ जाएगा। बताओ यार वही drs देखो AC का भी होना चाहिए, है ना, वही drs किसका होना चाहिए, AC का होगा, है ना, BC का नहीं भैया, ठीक है। वही drs किसका होना चाहिए, AC का। जो drs AB का वही drs AC का, ठीक है। तो यार यहाँ से देखो आराम से आ सकता है, 3 - 2 कितना हो जाएगा भैया, 3 - 2 1 आ जाएगा, 8 - 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और -11 - 4 कितना आ जाएगा, -7, ठीक है। और यार अगर इसी में तुम मल्टीप्लाई कर दो -1 से, ठीक है, मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा -1 - 5 7 आ जाएगा। तो यार यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो ये दोनों के दोनों drs क्या हैं, इक्वल है। और अगर दो drs इक्वल होते हैं तो हमेशा क्या होता है, दो हमेशा लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी, और तीन के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो ये चीज़ लिख लेना, कोलिनियरिटी का एक चीज़ आपके सामने 3D से भी मिल गया, ठीक है। drs क्या होने चाहिए भैया, इक्वल होने चाहिए, drs क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पर भी 3D के सवालों में कोलिनियरिटी प्रूव करनी हो तो बस क्या करना, drs निकाल लेना, AB इज इक्वल्स टू AC का drs, जैसे आप स्लोप में निकालते हो ना, बस सेम यार उसी तरीके से। चाहे BC का भी निकाल लो, BC का drs क्या आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, 8 - 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और -11 - 3 कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा। तो यार उसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने यही चीज़ आ जाएगी। नहीं तो करके देख लो आप, BC का drs कितना आ जाएगा बताओ, BC का drs कितना लिख दोगे, 3 - 1 2, है ना, 8 - 2 10, और -11 - 3 माइनस का 14। अब यार इसका ये drs है, और इसी में अगर तुम 2 से डिवाइड कर दो, है ना, -2 से कर दो तो कितना आ जाएगा, -1 -5 और 7। ये भी देखो इसी के इक्वल आ गया, इसी के देखो drs इक्वल आ गया। तो भैया जब लाइंस के drs इक्वल होते हैं तो आप क्या बोल देते हो, दोज लाइंस आर कोलिनियर लाइन। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी बेटा।
तो 3D का हमारा ये पहला लेक्चर बच्चों आपके सामने ये खत्म होता है। आपका काम ये है कि आप एनसीईआरटी का जो पहला सेशन है, जो एक्सरसाइज है पहली वाली, आप उसे जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं बेटा। अगली क्लास में हम लोग लाइन की बात करेंगे कि एक लाइन कैसे होती है एक स्पेस में, और उसके बाद उन लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, और दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है दो लाइन के बीच में। बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम अगले क्लासेज में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए अड्डा 247 स्कूल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।